जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की हमारी क्लास सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए होगी और आज की क्लास में हम साइंस के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आंसुओं में यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। हमें बताना है कि हमारे जो आंख से निकलने वाले आंसू हैं उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो साथियों, आंसू हमारे मीठे नहीं होते यानी ग्लूकोज नहीं होता, स्टार्च भी नहीं होता, समुद्र भी नहीं रहता आंसुओं में। सामान्य नमक यानी कि आंसू नमकीन यानी कि खट्टे होते हैं ना, तो उनमें सामान्य नमक की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग, जंग मतलब रस्ट लगती है, लोहे पर जंग काहे से लगती है ये बताना है। फेरिक ऑक्साइड से लगती है, बिल्कुल सही है साथियों। आयरन ऑक्साइड से लगती है ना। जलयोजित फेरस या फेरिक ऑक्साइड से, बिल्कुल सही है, इससे भी लगती है। क्षारकीय फेरस से, लोहे से या फेरिक कार्बोनेट से, इससे भी लगती है साथियों। इसका मतलब है सभी से लगती है लोहे पर जंग। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। जो ऑप्शन ए बी सी तीनों से लगती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, सभी से लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन, इंसुलिन साथियों एक हार्मोन है, इसकी खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन है बेंटिंग ने, बेंटिंग है साथियों ये बेंटिंग, ठीक है। डोमैक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। तो बात करें साथियों इंसुलिन की, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो साथियों कनाडा, कनाडा के एक सर्जन है, कनाडा के सर्जन, और उन सर्जन का नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर फ्रेडरिक, डॉक्टर फ्रेडरिक, डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग। ठीक है, तो बेंटिंग ने क्या किया था, खोज की थी इंसुलिन की। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि वनस्पति तेलों को घी में जो परिवर्तित करने की क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, कौन से ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है ये बताना है। ऊष्मा उपचार के द्वारा, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो साथियों एंजाइमों के द्वारा नहीं, ऑक्सीजन के द्वारा नहीं और हीट ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं। वनस्पति तेलों को अगर हमें घी में बदलना है तो हमें हाइड्रोजन की क्रिया करानी पड़ती है वनस्पति तेलों के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, वनस्पति तेलों को घी में बदलते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, हमें मिश्र धातु को चुनना है। ठीक है साथियों, जस्ता ये होता है साथियों जिंक, तो ये नहीं है। सीसा ये लेड होता है, पीवी ये भी नहीं है। एल्यूमिनियम एल होता है, ये भी नहीं है। तो स्टील हमारी क्या है साथियों, एक मिश्र धातु है। अब बात आती है स्टील अगर मिश्र धातु है तो किस किस से मिलकर बनी है स्टील। तो साथियों ये लोहा आयरन से प्लस कार्बन इसमें मिलाया जाता है, लोहा और कार्बन से मिलती है स्टील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस यानी कि फ्यूल गैस नहीं है। ईंधन गैस नहीं है ये हमें बताना है। बात करते हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस को वाटर गैस भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो भाप अंगार गैस क्या होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और क्या होता है, और H2 के मिश्रण से बनती है, ये है। ठीक है, तो ये साथियों होती है हमारी क्या, ईंधन गैस, ये ईंधन गैस है एक। ठीक है, अगला ऑप्शन है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस को क्या कहते हैं, ये होती है CO प्लस N2 होती है, CO और N2 का मिश्रण होती है और ये भी हमारी गैस मानी जाती है इसे। अब है हास्य गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस होती है साथियों हमारी N2O, क्या होती है
N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड में कोई भी ईंधन नहीं होता, ये ईंधन गैस नहीं है। अब मार्स गैस को मीथेन भी कहते हैं, CH4 ये भी ईंधन में पाई जाती है, ये भी ईंधन में होती है। तो कौन सी गैस नहीं है? तो ये वाली नहीं है साथियों, ऑप्शन सी हमारी हास्य गैस। लाफिंग गैस में कोई भी ईंधन नहीं है, यानी कि ये ईंधन गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम है ना, सोडियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो ये प्रबल क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखना, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो सोडियम है इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हमारा इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेदम। फेदम क्या है? तो साथियों फेदम क्या है? एक यूनिट है यानी कि मात्रक है। ये इकाई है लंबाई मापने की, किसकी? लेंथ की, लंबाई मापने की। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? लंबाई मापने की इकाई है और इसका उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। पानी की गहराई मापते हैं इसे। ठीक है, अब पानी की गहराई कैसे मापते हैं? तो जो एक फेदम होता है, एक फेदम की बात करें तो एक फेदम का मतलब होता है 6 फीट। ठीक है, 6 फुट होता है इसका मतलब। तो ये है एक लंबाई मापने की इकाई और इसे पानी की गहराई मापने में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है साथियों, तो एक मछली होती है, ये गलत हो गया। एक पौधे का नाम है, ये भी गलत हो गया। एक बर्तन को कहते हैं, ये भी गलत हो गया। एक माप है, एक मेज़र है, ये सही है। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टर स्केल या रिक्टर स्केल भी बोलते हैं, किसके नापने में प्रयोग होता है? तो साथियों अगर बात करें रिएक्टर स्केल की तो हमारे ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो भूकंप की तीव्रता ये वाला हमारा आंसर सही है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शंस की बात करें तो साथियों जो वायु की गति है इसको कैसे मापते हैं हम? एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से इसको मापा जाता है। अगर बात करें समुद्र की गहराई तो इसे सोनार तकनीकी से नापते हैं। सोनार तकनीकी से इसे मापा जाता है। बात करें शरीर के ताप की तो साथियों शरीर का ताप कैसे मापते हैं आप? थर्मामीटर से मापते हैं। और वो किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट इसमें आप मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस हैं हमारे आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो साथियों डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने। और इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल भी मिला और इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार देना शुरू भी हुआ। ठीक है, अब आइंस्टाइन की बात करें साथियों तो आइंस्टाइन के बारे में तो आप जानते ही हैं कितने इंटेलिजेंट थे, सबसे ज़्यादा दिमाग बताया जाता है उनके अंदर। ठीक है, और उन्होंने E = mc² इस फॉर्मूले को निजात किया था। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण E = mc², ये किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। न्यूटन की बात करें तो गति के नियम दिए हैं न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं, ग्रेविटी फोर्स वाला जो दिया है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण। मैडम क्यूरी इन्होंने रेडियो एक्टिवता के बारे में बताया है, रेडियो एक्टिवता। ठीक है, तो ये साथियों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है जानते हैं आप? ये होता है CaSO4 × ½ ये होता है साथियों हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे? जिप्सम से। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा में और युद्ध में दोनों के लिए जो नवीनतम प्रयास हो रहे हैं
तो वो किन किरणों पर किए जा रहे हैं? तो एक्स किरणें नहीं साथियों, गामा किरणें नहीं, कैथोड नहीं। अब आपने देखा होगा आंखों का ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशन लेजर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और युद्ध में भी आपने देखा होगा ऐसी ऐसी गन दिखाई जाती हैं, गेम में, फौज में होती हैं, आर्मी यूज करती है लेज़र गन का। तो लेज़र का प्रयोग हो रहा है किसमें? चिकित्सा और युद्ध दोनों में। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रडार। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में तरंगें बतानी है साथियों। ऑप्शन है हमारे विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों रडार में होती हैं हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको एक नाम और दिया जाता है, रेडियो तरंगें। क्या कहते हैं? रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें, ठीक है साथियों, रेडियो तरंगें, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का हमें जो नीला दिखाई दे रहा है कलर, उसका कारण क्या है? ऑप्शन है हमारे सूर्य की रोशनी नीली होती है, बिल्कुल गलत। प्रकाश परावर्तन गलत, प्रकाश अपवर्तन ये भी गलत। वायुमंडल में साथियों धूल के कण पाए जाते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, और ये धूल के कण क्या करते हैं? प्रकाश का क्या करते हैं? प्रकीर्णन, ठीक है। तो इनके द्वारा जो सौर प्रकाश का, सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, यही हमारा कारण होता है आकाश के नीले दिखने का। या सुबह शाम सूरज के लाल भी दिखता है ना, हमें आसमान लाल दिखता है, वो भी यही कारण है, क्या? प्रकीर्णन, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा सुनाई देगा हमें? उतना ही सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, पहले कम फिर अधिक सुनाई देगा? तो साथियों अगर तेज गति से कोई वाहन आ रहा है और वो अपना हॉर्न बजाता है तो उसका पिच हमेशा हमें अधिक सुनाई देता है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लें, अधिक सुनाई देता है। और धीमी गति से वाहन अगर आ रहा है तो उसका पिच हमें कम सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूती और ऊनी रेशों में, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती रेशे हैं हमारे पास और ऊनी रेशे हैं, उनमें हम अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उनको छूकर नहीं, NaOH की क्रिया से भी नहीं, इससे भी नहीं, ठीक है। किससे कर सकते हैं साथियों? जलाकर। सूती रेशे और ऊनी रेशों में अगर हमें अंतर ज्ञात करना है तो हम जलाकर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, गलनांक की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा? बर्फ़ पर हमने दाब बढ़ा दिया है, अब वो जल्दी गलेगी या देर से? तो जल्दी गल जाएगी साथियों, उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा, ठीक है। यही हमारा सही आंसर होगा, बाकी के अन्य ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों के समय आपने ध्यान दिया होगा अक्सर लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो उसका क्या कारण है? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, बिल्कुल सही। ऊष्मा के तो बुरे अवशोषक का मतलब ऊष्मा को कम से कम अवशोषित करते हैं, अच्छे अवशोषक नहीं है, तो ये बात तो सही है। आगे देख लेते हैं सस्ते होते हैं, ये तो गलत है। आकर्षक होते हैं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, रंगीन कपड़े और ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? हमें गलत कथन को चुनना है। लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है, डूब भी सकता है, ठीक है। कील, चोबा ये सब क्या है? पानी में डूब जाते हैं। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है साथियों, हमें गलत कथन को चुनना है। पारा पानी पर तैरता है, पारा साथियों धातु है और पानी से भारी धातु है और भारी है तो डूब जाएगी, तो ये कथन हो गया गलत। पारे में लोहा तैरता है, पारे में लोहा तैरता है साथियों, ये सही है। पारा बहुत गाढ़ी धातु है ना, इसलिए उसमें लोहा तैर सकता है। तो साथियों ऑप्शन सी पारा पानी पर तैरता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है और गलत ही हमें चुनना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होती है? संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होती है? तो संतरा एक खट्टा फल है। कौन सा फल है? खट्टा। और खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी। तो ऑप्शन ये रहा सी हमारा, विटामिन सी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चमगादड़
अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि साथियों चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं और उन अल्ट्रासोनिक वेव से क्या ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में है या नहीं है उसका पता चलता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो साथियों एल्यूमिनियम के खनिज की बात करें तो वो है बॉक्साइट। रट लीजिए, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम किसका है? बॉक्साइट का। साथियों अदर ऑप्शंस को देखें तो मोनानाइट ये किसका है? तो ये है साथियों हमारा थोरियम का। किसका है? थोरियम का। ये थोरियम का होता है। और एंथ्रासाइट तो एक कोयला होता है साथियों, कोयले का प्रकार होता है और लोहा का अयस्क भी होता है। तो हम इसमें दोनों कर देते हैं। थोरियम ये तो धातु का नाम है ही, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं हैं, गलत। उल्काएं हैं, गलत। सूर्य के धब्बे हैं, गलत। इनमें से कोई नहीं। अब साथियों जब इनमें से कोई नहीं है तो यही सही होगा, ऑप्शन डी। ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो ऐसी जगह होती है, ऐसा स्थान, ऐसी जगह, कैसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है, इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाता। इसका मतलब है कि ब्लैक होल में बहुत ज़्यादा द्रव्यमान होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है और वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता। इसी जगह को साथियों हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण बताना है। तो साथियों जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड। और साथियों सल्फाइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड कारण होते हैं किसका? जल में स्थायी कठोरता का कारण होते हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड सही हो जाएगा, जिंक क्लोराइड गलत हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड क्या होते हैं? हमारे जल में स्थायी कठोरता के कारण होते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी किसकी मापन इकाई है? किसको मापते हैं कैलोरी से? तो साथियों ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस, तरल, ध्वनि ये हमारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था। तो साथियों सूर्य उदय होते समय, डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका कारण विकिरण नहीं है, जल वाष्प नहीं है, धूल के कण नहीं है। धूल के कण तो हैं लेकिन उसके साथ भी प्रकीर्णन जरूरी है, बिना प्रकीर्णन के नहीं हो सकता। तो प्रकीर्णन हमारा ज़्यादा अच्छा आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़ा जाते हैं? श्रेणी क्रम में? गलत। समांतर क्रम में? बिल्कुल सही साथियों। जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग लगना है एक। लोहे में जंग लगना क्या है? एक भौतिक क्रिया है, गलत। रासायनिक क्रिया है, बिल्कुल सही। सामान्य क्रिया है, गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो रासायनिक क्रिया, लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक क्रिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक क्रिया क्या होता है? रासायनिक क्रिया से एक नया उत्पाद बनता है, नया उत्पाद। तो ये जो जंग है ये भी क्या है? एक नया उत्पाद है। जंग लग रही है जो लोहे में, ये क्या है साथियों? एक नया उत्पाद है। तो इसका मतलब रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया कभी रिवर्सिबल नहीं होती, पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। जिस स्थान पर जंग लग गया वो लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? धातु पूछा है साथियों, क्रोमियम का नहीं।
टंगस्टन का यस, तांबा का नहीं, जस्ता का नहीं। तो जो विद्युत बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है टंगस्टन का उच्च गलनांक। ये जल्दी से गलता नहीं है ना, इसलिए, ताकि बल्ब अच्छे से समय तक चले। तो उच्च गलनांक है टंगस्टन का, इसीलिए इससे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना ऊष्मा की कौन सी विधि का, चलने की कौन सी विधि का, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि का उदाहरण है? चालन का नहीं। चालन किस में होती है? ठोसों में होती है, ठोसों में। और हम बात कर रहे हैं केतली में पानी का गर्म होना। दूसरा कन्वेक्शन यानी कि संवहन, बिल्कुल सही, ये द्रवों में होती है। केतली में पानी एक द्रव ही है, ये बिल्कुल सही है। विकिरण ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से हमें धूप मिलती है ना, ऊष्मा चलती है डायरेक्ट, वो होता है विकिरण। संघनन तो बिल्कुल ही गलत है साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों, आज की अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज के क्वेश्चंस, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।